क्लास लास्ट पे हमने स्विच स्टेटमेंट किया था। जो हमारा टॉपिक है वो लूप से रिलेटेड है, बट लूप का जो एग्जैक्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है। लेकिन उससे पहले तो यहाँ जी जी मैम ये स्विच स्टेटमेंट की जो वर्किंग है वो काइंडली एक दफा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। प्रोग्राम बता दें कौन सा रिपीट कर दूं या उसकी स्ट्रक्चर दोबारा से रिपीट कर दूं? स्ट्रक्चर रिपीट कर दूं सीआर या प्रोग्रामिंग रिपीट करूंगी? सिर्फ वर्किंग उसकी अगर थोड़ी सी बता दें फिर उसका से। स्ट्रक्चर रिपीट कर देती हूँ कि उसकी वर्किंग बेसिकली किस वे में है। जी मैम यही मैम। इसमें जो वर्किंग है उसका स्ट्रक्चर की वो इस वे में है कि हमारे पास पहले जो थी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर ये था कि हम कंडीशन देते थे और इफ के अंदर हम इफ का वर्ड यूज करते हुए उसे डिटेल से प्रोसीड करते थे। बट नाउ ये स्विच स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम इफ के अंदर या कंडीशंस जो हैं वो डिफाइन नहीं करते। पहले हमारे पास ये था कि इफ के अंदर हम स्टेटमेंट दो डिफाइन करते थे कि एक ये स्टेटमेंट होगी या एल्स हमारे पास सेकंड ये स्टेटमेंट प्रोसीड होगी। बट यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास केसेस बनेंगे कि एक कंडीशन के लिए हम बहुत सारे केसेस बना सकते हैं, हमें बार बार इफ वाली स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ती, बार बार अपनी स्टेटमेंट के साथ इफ और एल्स का वर्ड यूज नहीं करना पड़ता कि ये कंडीशन है इससे फर्दर ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसके अंदर हम एक ही कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे वेज को यानी कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये भी नहीं है कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट सारी भी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। ऑटोमेटिकली प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, हमें एल्स वाली स्टेटमेंट भी नहीं देनी पड़ेगी, या सारी की सारी कंडीशंस में से कोई भी अगर केस में से कोई भी ठीक नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको स्ट्रक्चर को इसके अंदर ये होता है ना कि मतलब कि मैम इसके अंदर ये होता है ना कि मतलब अलग-अलग पार्ट्स बने होते हैं, तो एक मखसूस मैम हमने मतलब उसको डिस्कस करना है, तो उसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग होगी फिर उसको चूज करके मैम अंदर जो भी प्रोग्राम चल रहा होगा फिर उसको हम रीड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अंदर ब्लॉक कैलम बने होते हैं या आप जी मैम ब्लॉक्स है, ठीक है मैम। ठीक है। जैसे हम मैम लोगों आगे ने समझ अब। सपोज हम एक बिल्डिंग में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग में हमारी जो रिक्वायरमेंट है हमें नहीं पता वो रिक्वायरमेंट कौन सी ब्लॉक के अंदर है। बिल्डिंग के अंदर ऐसा कह लें कि आप स्टेजेस बनी हुई है, हमें नहीं पता कौन से वाले फ्लोर के ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट है, बट हम रिक्वायरमेंट उसकी डोर पे लिखी हुई है, हम वो डोर वाइज रिक्वायरमेंट देख रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट इस बिल्डिंग के अंदर से हमें मिलेगी, इस वाले फ्लोर से मिलेगी, नहीं मिलेगी हम एंटर नहीं होंगे, हम नेक्स्ट वाले फ्लोर पे चले जाएंगे। जिस पे भी मिलेगी हम वहीं पे स्टॉप करेंगे, उससे बाकी वाले भी हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद हम जब वापसी का वर्ड यूज कर रहे हैं या डिफॉल्ट का वर्ड ये है कि हमारे पास ऑटोमेटिकली हम वहां से जो है वो वापस उतर आएंगे, हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? मैम ठीक है समझ आ गया। यस मैम। अब जो है आगे फर्दर हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर्स है, उसके बाद जो है वो गो टू वाली स्टेटमेंट है। गो टू वाली स्टेटमेंट जो है वो ज्यादातर लूप के अंदर यूज होती है और लूप का चैप्टर हमारे पास 6 है। और क्लास में आपको एक बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अब जो आगे फर्दर चैप्टर नंबर 6 है वो थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल से नहीं करवाऊंगी डिटेल से ही। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी प्रोग्रामिंग में आप लोगों को नहीं करवाऊंगी, यहीं तक आप प्रोग्रामिंग इसकी कर लें चैप्टर नंबर 6 तक, वो आप लोगों के लिए ये भी बहुत है, क्योंकि आगे वही इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हैं। करवाऊंगी जरूर, क्योंकि अगर आपका पेपर जो है वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट से बनेगा तो उसके अंदर आउटलाइन हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरी की पूरी आउटलाइन कंप्लीट करनी पड़ेगी और कंप्लीट इसी वे में, यानी कि आपको उसका सारा का सारा बेसिक आना चाहिए। जैसे लूप स्टेटमेंट है उसको मैं पूरा करवाऊंगी, लेकिन आपको बेसिक से मुराद के एमसीक्यूज के लिए आपने उसको इस वे में तैयार करना है कि जो उसके बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे अभी हमने स्विच स्टेटमेंट किया कि उसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। आपने जो प्रिपरेशन करनी है एमसीक्यूज की, ये नहीं है कि बुक के लास्ट पे जो दिए हुए हैं वही कर लेनी है। जितनी भी थ्योरी है सारी से रिलेटेड करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यहाँ पे उसने डिफाइन किया है। स्विच स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ के अंदर जो भी हमारे पास डिफरेंस है,
यहाँ पे हमने जो स्विच स्टेटमेंट किया है इसमें मल्टीपल चॉइसेस हम दे सकते हैं। मल्टीपल चॉइसेस जो हैं वो इजीली यूज की जा सकती हैं अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, बट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर ये चीज डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि वहां पर हम एक कंडीशन के साथ एक कंडीशन यानी कि एक वाली कंडीशन के साथ दो स्टेटमेंट दे सकते हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट दे सकते हैं। वो उसी कंडीशन में प्रोसीड होगी कि एक ठीक है दूसरी ठीक है, फिर कंडीशन से बाहर जाना पड़ता है। स्विच स्टेटमेंट में एक ही कंडीशन है, उसी के अंदर हम केस बना देते हैं कि ये कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग ये वाले केस हैं, अगर तो ये कंडीशन ठीक है तो ये वाले केसेस सारे डील होंगे, नहीं होंगे तो अदरवाइज हम बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है सेकंड वाला, इट यूजेस सिंगल एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइस। देखें यहाँ पे एक सिंगल एक्सप्रेशन को हम आगे फर्दर मल्टीपल केसेस, वहां पे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे चॉइस उसने लिख दिया है, मल्टीपल केसेस एक सिंगल एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं। बट इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशन यूज होते हैं मल्टीपल चॉइसेस के लिए। एक कंडीशन ठीक है तो इसके लिए ये स्टेटमेंट हो सकती है या ये हो सकती है, अदरवाइज हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। बट स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम एक सिंगल एक्सप्रेशन देते हैं, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस हम अंदर उसके एंटर कर देते हैं कि मल्टीपल चॉइस ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर से कोई एक केस जो है वो डील हो जाता है, नहीं होता तो डिफॉल्ट वाला केस ऑटोमेटिकली डील हो जाता है। इट कैन नॉट चेक अ रेंज ऑफ वैल्यूज, इसके अंदर वैल्यूज की रेंज को चेक नहीं किया जाता। इट कैन चेक अ रेंज ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज की रेंज को चेक किया जा सकता है। ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग डिफरेंट वेज के लिए यूज होती है। ऐसा नहीं है कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो हम तमाम प्रोग्रामिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना ही नेस्टेड इफ स्टेटमेंट तमाम प्रोग्रामिंग पे अप्लाई हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइसेस दी जा सकती हैं। बट इसके अंदर नेस्टेड इफ के अंदर एक कंडीशन नहीं होती, मल्टीपल चॉइसेस डिफिकल्ट वे के अंदर यूज करना इसलिए बोला उसने यहाँ पे क्योंकि नेस्टेड इफ के अंदर कंडीशंस ज्यादा होती हैं, उससे रिलेटेड फिर चॉइसेस भी होती हैं। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस का वर्ड यूज किया है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन ज्यादा नहीं होती। इसके अंदर कंडीशन हम ज्यादा से ज्यादा एक या दो डिफाइन कर सकते हैं, सारी की सारी कंडीशन हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद है नंबर 4 पे, चेक ओनली कांस्टेंट वैल्यूज, यू कैन नॉट यूज वेरिएबल्स विद केस स्टेटमेंट। अब इसके अंदर स्विच के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि स्विच स्टेटमेंट जिस भी स्पेसिफिक वेरिएबल को कांस्टेंट को सॉरी हमने यहाँ पे चेक करना है, उसको हमने सिर्फ यूज करना है। अगर आपने नोट किया हो जो मैंने लास्ट टाइम भी स्पेसिफाई किया था 2-3 प्रोग्रामिंग के अंदर कि मेंशन किया हुआ है वहां पे स्विच के आगे ब्रैकेट के अंदर जो सा भी आपने कांस्टेंट जो है वो डील करना है। ये देखें यहाँ पे हमने डिफरेंट वेज में वर्डिंग की थी, ये देखें, लेकिन यहाँ पर स्विच के साथ जो स्टेटमेंट थी उसमें हमने एक ही वैल्यू लिखी है। ये देखिए नीचे चॉइस, कि हमने जो ऊपर यहाँ पे चॉइस दिया हुआ टीचर का नेम, सिर्फ हमने उसको डील करना है। बट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर ऐसा नहीं है, हम एक से ज्यादा को भी चूज कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। जितनी भी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट है रिलेशन भी हम इसके अंदर डील कर सकते हैं, लेकिन स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम रिलेशन वगैरह डील नहीं कर सकते। वो उसकी अंदर केसेस के अंदर रिलेशन डील होते हैं, बाहर केसेस डील नहीं होते। जो भी स्विच स्टेटमेंट्स के आगे ब्रैकेट में लिखा जाता है कांस्टेंट, सिर्फ वही डील होता है, उसी की वैल्यू डील होती है, सारा ओवरऑल डील नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर कि हमने दो कांस्टेंट लिए, हम उनको कंपेयर करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि ए और बी दो वैल्यूज को हम स्विच के अंदर डील कर सकें। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू एट ए टाइम डील होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपने अगर कंडीशन दी है ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी हम बीच में यूज कर रहे हैं और बी की वैल्यू को चेंज भी कर रहे हैं, जैसे उसके अंदर डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बट नेस्टेड स्टेटमेंट के अंदर ऐसा हो सकता है कि हम एक वैल्यू को एक कंडीशन के साथ कंपेयर करने के बाद उसको सेकंड वाली वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे है कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर डिस्कस किए जाते हैं, ये सबसे बेस्ट वे है। इसमें आगे क्वेश्चन मार्क लगता है कंडीशन के आगे। कंडीशन अगर तो ट्रू है तो उसके दो आगे ही आंसर दिए जाते हैं, इसमें स्टेटमेंट्स नहीं लिखी जाती, जैसे इफ कंडीशन के साथ एक स्टेटमेंट या दो या तीन हम एल्स के साथ यूज करते हैं। इसमें वो प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होती, ये नंबर्स के लिए ज्यादातर यूज होती है। चॉइसेस इसके अंदर जो हैं वो हम दो दे सकते हैं चॉइसेस, या दो से ज्यादा भी चॉइसेस दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ज्यादातर ये है दो चॉइसेस के लिए ट्रू और फॉल्स के लिए वर्ड के लिए यूज होती है। कंडीशनल ऑपरेटर इसके अंदर जो कॉलम्स जो हैं वो यूज होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के लिए। कंडीशनल ऑपरेटर इज अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। इसमें डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें डिसीजन कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, कंडीशन ठीक है तो उसके आगे जो दो स्टेटमेंट दी जाएंगी सेपरेटली, उनमें से एक कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। सारा इस कंडीशनल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हम जैसे पहले इफ और एल्स में करते आए हैं या नेस्टेड इफ में या स्विच में,
कि 1 बाय 1 स्टेटमेंट देनी है, इस तरह पूरा डिटेल से प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, इसके सिंटैक्स को मैं यहाँ पर डील करने से पहले आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि ऊपर सारा वही लिखा हुआ है, वो आपको ज्यादा आसानी से सिंटैक्स फिर अंडरस्टैंड होगा जब आपको एग्जांपल अंडरस्टैंड हो जाएगी। सपोज वी हैव अ वेरिएबल ए कोई सा भी वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम सारा टाइप है, सिर्फ ये यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर हमने किस वे में देना है। x इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 50। x कोई सा भी हमने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू लेनी है जिसमें डिफाइनिंग है a ग्रेटर देन 50। आगे देखें क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है 1 और साथ में दिया हुआ 0। अब यहाँ पे will assigning 1 to x if the condition a greater than 50 is true, x को वैल्यू मिलेगी 1 अगर तो कंडीशन a greater than 50 ठीक है, अदरवाइज इसको वैल्यू मिलेगी 0 जब कंडीशन होगी हमारी फॉल्स। द अबव स्टेटमेंट कैन बी रिटन यूजिंग इफ एल्स वे में अगर हम इसको देते हैं तो ये थी कंडीशन जब हम इफ और एल्स में देते हैं। इफ a ग्रेटर देन 50 ये कंडीशन लिखते थे, अगर तो ये ठीक है तो x इज इक्वल टू 1, आगे जो कॉर्ड के साथ प्रिंट कराना है वो अलग चीज है। उसके बाद एल्स है, अगर तो कंडीशन ठीक नहीं है x इज इक्वल टू 1 नहीं प्रिंट होगा, एल्स x इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर प्रोग्राम को लिखना आसान हो जाता है कि हमें 1 बाय 1 वैल्यूज लाइन पे प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं रहती, हम यही एक चीज लिख देते हैं। x को वैल्यू साइन होगी इज इक्वल टू 1 या 0, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर तो a ग्रेटर देन 50 होगा ठीक तो 1 होगी, अदरवाइज उसके बाद वैल्यू जो है वो 0 साइन होगी। अब इसका यहाँ पे जो सिंटैक्स दिया हुआ बेसिकली यही चीज लिखी हुई है। कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू केस स्टेटमेंट और फॉल्स केस स्टेटमेंट। कंडीशन अगर तो ठीक है तो ट्रू केस स्टेटमेंट पहले लिखी जाती है और फॉल्स केस स्टेटमेंट बाद में लिखी जाती है। कंडीशन जो है वो जो भी कंडीशन हम पहले भी पढ़ते आए कि लॉजिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, हम रिलेशंस दे सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यूज को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर किया जा सकता है किसी भी वे में, ये हमारे पास क्या आएगी कंडीशन। वो कंडीशन ट्रू और फॉल्स हो सकती है, दोनों वेज में हम दे सकते हैं। ट्रू केस पहले देंगे, इट इज एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन और कंडीशन वैल्यू ट्रू, अदरवाइज इज एग्जीक्यूटेड फॉल्स वे, सेकंड वाली वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आ जाएगी कि हमारा कंडीशन जो है वो यहाँ पे डिफाइनिंग कंडीशन जो है वो फॉल्स है। अब ये प्रोग्राम टाइप किया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले पास if marks are more than 40 and fail otherwise by using conditional operator। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसने कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हुए हमने ये प्रोग्राम टाइप करना है, अदरवाइज ये चीज मेंशन नहीं होगी तो हम जैसे पहले करते आए हैं, कंडीशन लगाई हुई थी हमने इफ वाली कंडीशन, उसके अलावा हमने जब बेसिक प्रोग्राम किया था स्टार्ट में चैप्टर नंबर 3 में, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं कंडीशन लिख के, जरूरी नहीं है कि हम इफ एल्स वाली सारी कंडीशन लिखें। अब ज्यादा आसान हो गया कंडीशनल ऑपरेटर से कि हमें ज्यादा लेंथी प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, हम एक ही लाइन के अंदर सारा का सारा वैल्यू को जो है डिफाइन कर सकते हैं। इंटीजर मार्क लिए हुए हैं जो हमने खुद से एंटर करने हैं, काउट एंटर योर मार्क स्क्रीन पे आएगा कि डिस्प्ले करें अपने मार्क्स एंड 92 मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले किए उसने। सिन मार्क्स को हमने आगे फिर फर्दर डिफाइन करना है, मार्क्स देंगे। अब देखें रिजल्ट जो है वो सारा का सारा एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले है। कॉर्ड रिजल्ट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, रिजल्ट इज, अब रिजल्ट क्या डिस्प्ले होगा वो यहाँ पर रिजल्ट होगा। ब्रैकेट के अंदर कंडीशन दिया मार्क ग्रेटर देन 40, अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन 40 है कंडीशन ठीक है तो पास आ जाएगा, अदरवाइज अगर वो ग्रेटर देन 40 नहीं है तो कंडीशन आ जाएगी फेल। अब यहाँ पे मार्क्स जो है वो एंटर किए, अगर आपने 92 तो कंडीशन जो है वो पास आएगी, अदरवाइज जो है वो फेल ऑटोमेटिकली ही फेल आ जाएगा। इसमें ये फॉर एल्स वाली हाँ जी मैम ये मार्क्स ग्रेटर देन 40 और उससे पहले वो नहीं आएगा, मतलब स्मॉल ब्रैकेट को हम बंद करेंगे फिर उसके बाद स्मॉल क्वेश्चन ब्रैकेट मार्क आएगी। जी मैम, ठीक है, ब्रैकेट आएगी जो उसने यहाँ पे मिस की हुई है, फिर आगे क्वेश्चन लेकिन मैम मार्क। उन्होंने मेरे ख्याल में सारा ही स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया है, सारा स्मॉल ब्रैकेट ऐसे में लिख सकते हैं? नहीं, सारा स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिखे, लिखा जा सकता है बट इसमें प्रोग्रामिंग जो हमारे पास 1 बाय 1 प्रोग्रामिंग मैम के क्योंकि अंदर। सिंटैक्स में हाँ जी जी मैम सिंटैक्स में तो मैम ये वाला इस तरह तो शेप नहीं थी, सिंटैक्स में तो मैम सिंटैक्स इस के तरह थी अंदर सिर्फ ये कि देखें, मार्क्स ग्रेटर। सिंटैक्स के अलावा भी अगर आप एग्जांपल भी देखें उसमें भी यही चीज है, सिंटैक्स भी इसी वे में दिया हुआ है, एग्जांपल भी इसी वे में दी हुई है। अब आगे देखें अगर प्रोग्रामिंग आप आगे चेक करो तो उसके अंदर ये चीज यहाँ पे डिफाइन देखें।
अब ये डिफरेंट वे में दी हुई है। अब अगर आप इसको देखें, एन रिमाइंडर 3 इज इक्वल टू 0, आगे क्वेश्चन मार्क है, कॉर्ड जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा डिविजिबल बाय 3 और कॉर्ड नॉट डिविजिबल बाय 3। अब देखें इसके अंदर क्या डिफरेंस है इस प्रोग्राम के अंदर, और ये जो ऊपर लाइन मेंशन किया है इन दोनों में देखें डिफरेंस क्या है। मैम इसमें ये है कि इन्होंने सी आउट के अंदर मतलब कंसोल आउटपुट के जरिए मतलब साथ ही करके लिख दिया, इसलिए शायद। ऐसा नहीं है, ये इसीलिए बता रही हूँ कि जो ये कंडीशनल ऑपरेटर्स है इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को लिखना बहुत इजी है। प्रोग्रामिंग जो है हमारी लैंग्वेज की, वो इसे किसी भी वे में आप लिखोगे तो उसे रीड करेगी। बेसिक जो उसका मीनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ये मीनिंग है जो भी आप कंडीशन दे रहे हैं। उसके आगे जो उसका सेकंड पर्पस है वो ये चीज है। अब इसके अकॉर्डिंग कॉर्ड स्टार्ट में लिखें एंड में लिखें कोई इफेक्ट नहीं है, कंडीशन है, कंडीशन के आगे क्वेश्चन मार्क है। अब सिंटेक्स के ऊपर लिखा गया है, आप अगर उसी वे में लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसी वे में अगर एक ही वे में पढ़ें तो ज्यादा बेटर है, लेकिन डिफरेंट वेज में करना भी ज्यादा बेटर है। यहाँ पर अब देखें कॉर्ड उसने पहले लिखा है, रिजल्ट इज। अब प्रोग्राम को मैं इससे हटा के भी लिख सकती हूँ। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था एक प्रोग्राम को लिखने के बहुत सारे वेज हैं। अब मैं यहाँ पे ये चीज नहीं लिखना चाहती कि कॉर्ड रिजल्ट इज, मैं ये नहीं मेंशन करना चाहती, मैं ये स्टार्ट ऊपर या इसे नीचे लाइन में लिखना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी, मैं यहाँ पर मार्क्स ग्रेटर देन 40 क्वेश्चन मार्क, जब तक मैं ये वर्ड कॉर्ड के अंदर मेंशन नहीं करूंगी पास और फेल वाली वैल्यू, तो वो तब तक स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगी। इन केस मैं ये कॉर्ड रिजल्ट इज ये बाद में लिखती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ मार्क्स ग्रेटर देन 40 और आगे कंडीशन लगाती हूँ, फिर आगे वैल्यू असाइन करती हूँ। जैसे यहाँ पर इन केस ये देखें ये चीज है, इसका तो पर्पज सिर्फ जस्ट ये था कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी ए ग्रेटर देन 50 और आगे 1 या 0। लेकिन देखें यहाँ पे इसने कुछ नहीं लिखा, कॉर्ड वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे कि इस वे में होगा। अब मैं जो हमारा नीचे वाला प्रोग्राम है इसको लिखती हूँ डिफरेंट वे के अंदर। मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ इन केस, मैं इसको यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करती, मैं सिर्फ ये लिखूंगी एन रिमाइंडर साइन के साथ 3 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क, और साथ में मेंशन करती हूँ डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 3। कॉर्ड का वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करती, लेकिन मैं यहाँ पर इसको इक्वल के साथ कोई सा भी वेरिएबल मेंशन कर देती हूँ। जैसे आपके ऊपर उसने एक्स दिया हुआ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सपोज एक्स इज इक्वल टू लिख देती हूँ, और नेक्स्ट स्टेप पे जाके मैं लिखूंगी यहाँ पर कॉर्ड, और कॉर्ड के साथ एक्स सिर्फ एक्स लिखती हूँ। ऑटोमेटिकली ही एक्स की यहाँ से जो भी वैल्यू असाइन हुई होगी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। इन केस अगर 15 दिया तो ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय 3 आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर लिखें या सेपरेटली ब्रैकेट के साथ लिखें, यहाँ तक ब्रैकेट लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएं। ये वैल्यूज को जब आप कंपेयर करेंगे तब उसके अंदर ब्रैकेट्स लगाने लाजमी, लेकिन अगर वैल्यू को किसी और के इक्वल रख रहे हैं या रिमाइंडर की फॉर्म में रख रहे हैं तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डिफरेंट वेज के अंदर कंडीशनल और ऑपरेटर के साथ आप इसको मेंशन कर सकते हो। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को इसी आउटपुट के साथ डिस्प्ले करना चाह रही हूँ, बट मैं इसे मेंशन करते हुए थोड़ा सा डिफरेंट कर देती हूँ कि मैं यहाँ पर एन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 को 3 इज इक्वल टू 0 को कोई वैल्यू असाइन कर देती हूँ, लाइक एक्स असाइन कर देती हूँ, और आगे अपनी दो कंडीशन दे देती हूँ क्वेश्चन मार्क के बाद, ये कॉर्ड और ये सारा कुछ स्किप कर देती हूँ। मैं डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 3 लिख देती हूँ। ये सारा कॉर्ड और ये ब्रैकेट भी लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में जाके गेट कैरेक्टर से पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉट एक्स एक्स के साथ कॉट एक्स, स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली जो एक्स का यहाँ से वैल्यू साइन होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ने दो लिखी है यहाँ पे, दोनों डिफरेंट वेज में लिखी है, एक कॉट के अंदर लिखती है और दूसरी कॉट के बाहर लिखती है। पर्पज जस्ट ये है कि आप इसको किसी भी वे में मेंशन करें, लेकिन आपका वे करेक्ट होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर जरूरत नहीं रहेगी कि 1 बाय 1 पूरी डिटेल एक्सप्लेन करें या उसको स्टेप वाइज लिखें कि कंडीशन पहले आनी चाहिए या कॉर्ड पहले आना चाहिए, तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो एग्जाम एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि अगर आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर है
तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि कॉर्ड पहले लिखा जाए या कंडीशन पहले लिखी जाए? तो इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप कॉर्ड पहले लिख लें, बाद में लिख लें, या दरमियान में कंडीशन लिख लें, या कंडीशन पहले लिख लें, लेकिन कॉर्ड से पहले ही कंडीशन आएगी, कॉर्ड के बाद कंडीशन नहीं आएगी, वरना रिजल्ट ऑपोजिट हो जाएगा, वो इसको रन ही नहीं करेगा। आगे नेक्स्ट है गो टू स्टेटमेंट। ये लूप के लिए यूज होती है। इसमें डिफरेंट वैल्यूज को एक ही वैल्यू के साथ डिफाइन करना और नीचे कंडीशन लगा देना कि ऑटोमेटिकली ही इस वैल्यू तक ये चीज चलती जाए, इस टाइप की वे जो है वो लूप कहलाती है। गो टू स्टेटमेंट यहाँ पे लूप में यूज होती है, लेकिन उसने यहीं पे मेंशन की हुई है, आगे दोबारा से फिर दी हुई है, लेकिन वहाँ डिटेल नहीं है इसकी थोड़ी, वहाँ पे डायरेक्टली यूज की हुई है। गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू मूव द कंट्रोल डायरेक्टली टू द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम बाय यूजिंग लेबल। अगर आप यहाँ पर, जब मैं इसकी एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको यहाँ पे शो होगा कि ये गो टू वाली स्टेटमेंट से रिलेटेड भी हमने एक स्टेटमेंट की हुई है, जिसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, कि हमारी कंडीशन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती जाइए, जब तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो कंडीशन तब तक डिस्प्ले होती जाती है। जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर की थी कंडीशन की एग्जांपल, उसमें था कि नंबर ग्रेटर एंड इक्वल टू 50 तक हमने उसको बार बार प्रोग्राम को रन करते जाना है। हमने एक दफा रन प्रेस करना है, प्रोग्राम ने ऑटोमेटिकली बार बार रन होते जाना है, तब तक रन होते जाना है जब तक वैल्यू जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 50 की कंडीशन के साथ नहीं चली जाती। गो टू स्टेटमेंट भी हम वैल्यू को मजीद जितनी भी वेज में डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये उसके लिए यूज होती है। इसकी गो टू लेबल की एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे प्रोग्रामिंग दी हुई है। इसमें लेबल को कोई भी नेम दिया जाता है और इसको कॉलम्स के साथ सेपरेट किया जाता है, जैसे हम ऊपर सेपरेट कर चुके हैं। यहाँ पे मैं इसकी प्रोग्रामिंग कराती हूँ, फिर दोबारा से इसका सिंटैक्स रिपीट करूंगी। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले C++ 5 टाइम यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। C++ को 5 टाइम स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है बाय यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। सारा फंक्शन एज इट इज ही है। क्लियर स्क्रीन इंटीजर यहाँ पे n इक्वल टू 1 लिया है, लूप लिखी है यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे लूप लिया है इसने, कॉट n जो भी ऊपर हमने इंटीजर दिया, उसके आगे हमें क्या चाहिए, कॉलन C++ के साथ चाहिए और फिर लाइन एंड हो जाए। फिर उसके अंदर हमने एक एक इंक्रीमेंट करते जाना है, 5 टाइम चाहिए और फिर कंडीशन भी देखने लगाइए, इफ n लेस एंड इक्वल टू 5 गो टू लूप। लूप से जैसे ही n जो है हमारा लेस एंड इक्वल टू 5, लेस देन है तो लूप ने दोबारा से ऊपर लूप पे चले जाना है, अगर इक्वल टू 5 होगा तो कंडीशन जो है वो सेटिस्फेक्शन से बाहर चली जाएगी, तो कंडीशन हम फिर आगे जाएंगे कॉट एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगर आप चाहते हैं ये लिखना एंड ऑफ द प्रोग्राम तो ठीक है, अदरवाइज उसने यहाँ पे ऊपर नहीं कहा प्रोग्रामिंग के अंदर कि आप एंड ऑफ द प्रोग्राम भी डिस्प्ले करें, सिर्फ 5 टाइम C++ को हमने डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ तक इसको स्टॉप कर सकते हैं। अब देखें इसने वर्क किस वे में करना है, मेंशन किस वे में किया, लूप, लूप के बाद हमने अंदर किया कॉट एन नंबर, यानी कि जो भी नंबर हमने इसको दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए रिजल्ट कॉलन एंड C++ के साथ, फिर लाइन एंड हो जाएगी। फिर उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, फिर उस वक्त तक इंक्रीमेंट होता जाएगा जब तक हमारा n जो है वो इक्वल टू 5 नहीं आएगा, लेस देन वाली कंडीशन पे वो दोबारा लूप पे चला जाएगा अगर n जो है वो 5 से लेस होगा। तो अब हमारे पास जो है फिर दोबारा से 2 आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ है, n को नई वैल्यू मिल गई है। फिर उसके बाद लूप के बाद फिर C++ डिस्प्ले होगा, फिर 3 वैल्यू मिलेगी, फिर 4 एंड 5 लास्ट तक आएगा, और एट द एंड हमारे पास लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगी, लूप की वर्किंग स्टॉप होगी और हम चले जाएंगे नई स्टेटमेंट पे जो भी हमने नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट दी होगी। अगर आप यहाँ पे ये एंड ऑफ द प्रोग्राम देना चाह रहे हैं ठीक है, अदरवाइज इतनी ज्यादा प्रोग्राम को लेंथी करने की जरूरत नहीं है। अब आगे उसने बताया हाउ अबव वर्क प्रोग्राम वर्क। तब अब प्रोग्राम यूज गो टू स्टेटमेंट टू रिपीट अ स्टेटमेंट। गो टू लूप लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, स्टेटमेंट के अंदर कहता है गो टू का जो वर्ड है डेट मीन कि हम अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करना चाह रहे हैं, जो भी कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी हमारी लूप जो है वो रिपीट होती जाएगी। द इफ स्टेटमेंट चेक्स द वैल्यू ऑफ n, जो ये इफ स्टेटमेंट दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, ये n की वैल्यू को चेक करेगी जब तक हमें वो रिक्वायर्ड है।